हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 6 चैप्टर्स देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 5th चैप्टर में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था और 6th चैप्टर में जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था। हम आज के इस चैप्टर से शुरू करेंगे कि किस तरीके से किंगडम्स या फिर डायनेस्टीज जो है वो इंडियन लैंड पर आते हैं। सबसे पहला जिस एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे वो है मौर्य एम्पायर। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से इंपीरियल किंगडम्स जो है वो मौर्यन एम्पायर के साथ हिंदुस्तान में आते हैं, किस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी जो है वो देखने को मिलती है इंडियन लैंड्स में इस मौर्यन एम्पायर को लेकर। आज के इस चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अ न्यू एरा टू बिगिन। तो किस लिए जो है एक नए एरा के बिगिनिंग की बात की जाती है जब हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं? तो आइए इसके लिए या फिर इसके बारे में बात करते हैं। इट वॉज बर्थ ऑफ इम्पीरियलिज्म इन इंडिया, यानी कि राजे रजवाड़े और एक स्टैंडर्डाइज्ड किंगडम का जो एक फेज है वो इसी मौर्य से शुरू होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में षोडश महाजनपदास की बात की थी, यानी कि 16 जो थे वो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे या फिर किंगडम्स थे छोटे छोटे। तो उसमें से मगध जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं ये जितना भी एरिया ये हाईलाइट किया गया है ये जेनिथ था एट द ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर जब पूरी तरीके से फैला हुआ था तो वो इतना एरिया था, यानी कि पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो मौर्यन एम्पायर के नीचे आता है। वो मौर्यन एम्पायर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे से एक मगध राज्य से जो शुरू होता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इंपीरियलिज्म बिगिंस इन इंडिया विद मौर्यस। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मौर्यस में आपको देखने को मिलता है। इससे पहले नंदा डायनेस्टी भी आ गई थी, लेकिन उसमें जो था इतना सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। छोटे छोटे जो राज्य यहाँ पर हुआ करते थे वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स की तरह होते थे, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन उनमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन मौर्यस में जो था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। किंग जो था वो पावर का सेंट्रल पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट हुआ करता था। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि पूरे इस पॉलिटी को यूनिफाई किया था मौर्यस ने सबसे पहली बार। इनसे पहले भी जो थे वो किंगडम्स थे, लेकिन वो छोटे छोटे थे, बटे हुए थे, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पाने वाली डायनेस्टी अगर कोई थी तो वो मौर्यन डायनेस्टी थी। प्राकृत लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज, यानी कि सबसे पहली बार एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी लैंग्वेज के तौर पर। प्राकृत लैंग्वेज को जो है एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया, जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अफगानिस्तान तक के एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल लैंड्स को जो है उन्होंने टच किया हुआ था। तो ट्रेड, कॉमर्स जो था या फिर रिलेशंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से बहुत ही अच्छे थे। ट्रेड एंड इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड। तो इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही देखा था कि ग्रीक्स के साथ जो थे वो ट्रेड रिलेशंस थे, लेकिन मौर्यन एम्पायर जो था वो पूरे सेंट्रल एशिया में ट्रेड रूट्स को जो है वो कंट्रोल करता था। ट्रेड और इकोनॉमी भी जो थी वो ज़्यादातर स्टेबलाइज की गई थी। तो दीज वर फ्यू रीजंस क्यों मौर्यन एम्पायर को एक बिगिनिंग या फिर एक नए एरा का बिगिनिंग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य। आइए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट राजा या फिर इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने फाउंड किया हुआ था ये मौर्यन एम्पायर। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल एक इमेजिन्ड स्टैच्यू है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इनका टाइमलाइन जो था वो 321 BC से लेकर 298 BC तक था। आप ध्यान दे सकते हैं 326 BC वॉज एक्चुअली द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करते हैं। He succeeded the throne of Nandas in 321 BC। तो नंदा डायनेस्टी जो थी वो चल रही थी इंडिया में उस वक्त, एक छोटी सी डायनेस्टी थी। तो नंदा डायनेस्टी को डिथ्रोन कर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने वो फाउंड किया था मौर्यन डायनेस्टी इन 321 BC। ही डिथ्रोन्ड धनानंदा जो कि आखिरी रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्र जो कि उस वक्त का कैपिटल था। पाटलिपुत्र जो था वो आज का बिहार के पटना का एरिया भी आप कह सकते हैं। चाणक्य और कौटिल्य हेल्प्ड हिम। हमने बचपन से ही स्टोरीज सुनी हुई थी कौटिल्य की चतुराई की। चाणक्य और कौटिल्य जो भी है दो भी इन्हीं के नाम है। तो कौटिल्य और चाणक्य जो एक ब्राह्मण थे उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी। Northwest initially fell in his hands but later had a pact with Seleucus Nicator who sent Megasthenes to his court। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अलेक्जेंडर की एंट्री यहाँ पर होती है।
326 बीसी में अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वापस चले जाते हैं। तो ज़्यादातर एक वाइड वहाँ पर एक वैकेंसी वहाँ पर थी। तो 321 बीसी में इमीडिएटली आने के बाद नॉर्थ वेस्ट जो था, इनिशियली नॉर्थ वेस्ट यानी कि आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ रहा था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो थे वो अलेक्जेंडर के एक कमांडर थे, तो वहाँ का ज़्यादातर रूल जो था वो इन्हीं के हाथों में था। सेल्यूकस निकेटर द फर्स्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती थी और चंद्रगुप्त मौर्य इन पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने उस नॉर्थ वेस्ट एरिया में पीस जो है वो लाया हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर ने एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक ट्रैवलर थे, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा हुआ था। हमने बचपन से भी ये पढ़ा हुआ है मेगास्थनीज, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यही वो अलेक्जेंडर के कमांडर थे जिनसे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। He embraced Jainism towards end of his life and stepped down for throne। हमने 6th चैप्टर जो कि जैनिज्म में है, हमने पढ़ा किस तरीके से भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला जो है कर्नाटक आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो अपने बेटे जो बिंबिसार थे, आगे के स्लाइड में हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके लिए जो है वो थ्रोन छोड़ देते हैं और जैनिज्म को जो है एम्ब्रेस करते हैं। He followed भद्रबाहु टू कर्नाटका एंड परफॉर्म्ड सल्लेखना। हमने जैनिज्म के चैप्टर में इसके बारे में बात किया हुआ है, आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहले राजा थे या फिर फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। बिंदुसार, इनके बेटे जो थे वो बिंदुसार थे। इनका टाइमलाइन 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। नोन टू ग्रीक्स एज अमिट्रोकेट्स, यानी कि हमने देखा कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के रिलेशंस अच्छे थे, तो कि ग्रीक किंगडम्स और इंडियन किंगडम्स के रिलेशंस भी अच्छे थे। तो ग्रीक्स जो है वो बिंदुसार को अमिट्रोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि उनकी हिस्ट्री में भी बिंदुसार का रेफरेंस हमें मिलता है। ही वॉज अ मैन ऑफ टेस्ट एंड वाइड इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि उन्हें जो है ग्रीक राजाओं से फिक्स और ड्राइड फिक्स और वाइन्स मिलता था, क्योंकि वो उन्हें टेस्ट का एक बहुत ही यूनिक टेस्ट था, या फिर उन्हें अलग अलग टेस्ट जो थे वो ज़्यादातर पसंद आते थे। वाइड इंटरेस्ट के वो एक शख्स थे बिंदुसारा। ही कैंपेन्ड इन डेक्कन रीचिंग एज फार एज मैसूर। तो ज़्यादातर जो है इन्हें इन्वेडर के तौर पर देखा जाता था क्योंकि ये ज़्यादातर इन्वेड करते थे। तो डेक्कन में एज फार एज मैसूर जो कि आज का मैसूर है, वहाँ तक जो है इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया हुआ था। फ्यू बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दैट बिंदुसारा फॉलोड ब्राह्मणिज्म, कॉलिंग हिम अ ब्राह्मण भट्टो, वोटरी ऑफ द ब्राह्मणस, यानी कि ब्राह्मणिज्म रिलीजन को और ब्राह्मण्स को बचाने वाले, उनका साइड लेने वाले। तो इनके डैड जो थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो बिंदुसार को एक ब्राह्मणिज्म या फिर एक वैदिक रिलीजन से एसोसिएटेड पर्सन ही मानते हैं। By the time of his death in 273 BC, entire subcontinent had come under his control except for कलिंगा। कलिंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज के उड़ीसा का एरिया है, जिसे अशोका जो है वो जीतते हैं और एक सेंट्रल यूनिफिकेशन पाते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो पूरे सबकॉन्टिनेंट को, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लाते हैं बिंदुसारा, एक्सेप्ट फॉर कलिंगा विच इज़ ओडिशा। फॉरेन रिलेशंस वर स्ट्रेंथेंड। जाहिर सी बात थी कि जब आप सेंट्रल एशिया तक लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीक, जो कि उस वक्त के ग्रीक के रूलर्स जो थे, आपको बहुत ही सपोर्ट किया करते थे, तो फॉरेन रिलेशंस भी आपके बहुत ही अच्छे थे। सम बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन दैट एन आजीविका एस्ट्रोलॉजर और प्रीस्ट एट बिंदुसारा's court prophesied द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ प्रिंस अशोका। तो आजीविका जो था वो एक सेक्ट था, और बुद्धिज़्म और जैनिज्म जिस तरीके से अलग अलग अपने थीरीज प्रोपाउंड कर रहे थे, तो आजीविका सेक्ट के एक एस्ट्रोलॉजर और एक प्रीस्ट जो थे, उन्होंने अशोका के बारे में एक एस्ट्रोलॉजी दी हुई थी, एक प्रोफेसी उन्होंने बताई थी बिंदुसार को। आइए जानते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन रूलर अशोका के बारे में। 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक जो है इनका टाइम फ्रेम है। इनिशियली ही वॉज गवर्नर ऑफ उज्जैन, लेटर सेंट टू तक्षशिला टू क्वेल रिवोल्ट। यानी कि एक यंग एज से ही गवर्नेंस में अशोका थे। बिंदुसार के बेटे थे, तो बिंदुसार ने उन्हें पहले उज्जैन का गवर्नर बनाया हुआ था और बाद में तक्षशिला के एरिया में, जो आज के पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला के एरिया में रिवोल्ट हो रहे थे, तो उसे क्वेल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अशोका को वहाँ पर भेजा गया था। एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा ही किल्ड 99 ब्रदर्स टू इनहेरिट थ्रोन। यानी कि बुद्धिज़्म में कहीं ना कहीं अशोका को एक क्रूएल राजा की तौर पर देखा जाता है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि एक एग्जैजरेटेड नंबर है।
His edicts refer to him as देवनम पिया एंड प्रियादर्शी। देवनम प्रिया यानी कि देवों का प्रिय, यानी कि देवों को जो सबसे प्रिय जाना जाता है वो। प्रियदर्शी यानी कि वो जिसके दर्शन बहुत ही प्रिय है, यानी कि द वन हु लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अशोका जो था वो उनका पर्सनल प्रेफरेंस था या फिर पर्सनल नेम था, जिसका मतलब था आई एम ऑफ नो सॉरोस। तो अशोका के जो थे ये नाम थे जो उनके एडिक्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा उड़ीसा चेंज्ड हिम एंड ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। हमने बचपन से भी ये कहानी सुनी हुई है कि किस तरीके से एक बहुत ही एक मारकांड हुआ था वहाँ पर। ज़्यादातर जो बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी उसे देखकर अशोका का दिल चेंज होता है और वो बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करते हैं। तो एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है वो अशोका कलिंगा के कॉन्क्वेस्ट के बाद एक्सेप्ट करते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन वॉज एट इट्स जेनिथ। जो पहले स्लाइड में हमने एक मैप देखा हुआ था वो दरअसल अशोका का ही टाइम फ्रेम था। ही रिप्लेस्ड भेरी घोषा विद धम्मा घोषा। हम धम्मा घोषा के बारे में आगे की स्लाइड में बात करेंगे। तो भेरी घोषा जो था वो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट था, यानी कि बैटल्स और वॉर्स को जो है उन्होंने रिप्लेस किया था धम्मा घोषा से, यानी कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि मार काट या फिर खून बहाए बगैर जो है अब लोगों के दिलों को जीतिएगा। तो ये थे अशोका। तो आइए अशोका की दम्मा पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। जब कलिंगा का वॉर हुआ था तो एक दिल में जो है उन्हें चेंज आया हुआ था, उन्हें पता चला कि वायलेंस इज़ नो वे गुड, तो उन्होंने नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया। तकरीबन 2.5 साल जो है उन्होंने सवाल पूछे और बाद में स्लोली जो है उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। उन्होंने अपने खुद का एक रिलीजन या फिर खुद की एक फिलॉसफी दी थी जिसे धम्मा कहते हैं, जिसे संस्कृताइज्ड वर्जन धर्मा भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि अशोका की वो धम्मा की पॉलिसी क्या थी। द वर्ड धम्मा इन पाली वर्जन इज पाली वर्जन ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा, यानी कि संस्कृत में जब हम धर्म की बात करते हैं तो पाली लैंग्वेज में दम्मा हो जाता है। तो अशोका का दम्मा दरअसल एक धर्मा था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। इट वॉज कोड ऑफ मॉरल्स एंड एथिक ऑफ कंडक्ट विथ एम्फोसिस ऑन ह्यूमन लाइफ, इट्स वैल्यू एंड डिग्निटी। तो बहुत ही बेसिक सी एक फिलॉसफी थी जिसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट वो देते हैं, कहते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू वो बताते हैं। मेन एम्फोसिस वॉज ऑन 4 प्रिंसिपल्स। तो अशोका की धम्मा की पॉलिसी में जो थे वो 4 प्रिंसिपल्स थे। तो आइए जानते हैं वो क्या थे। पहला, हारमोनी इन फैमिली, यानी कि बाप बेटा, माँ बेटी, सभी जो जितने भी है फैमिली में उन्हें हारमोनी होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से उन्हें जीना चाहिए। पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, यानी कि एक दूसरे पर जो है टॉलरेंस हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी एम्फोसिस थी, दूसरा प्रिंसिपल था। पीपल शुड कल्टिवेट काइंडनेस एंड कंपैशन, यानी कि हर प्राणी के लिए जो है वो कंपैशन देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर टॉलरेंस की बात करके उन्होंने सेक्युलरिज्म की भी बात की थी, यहाँ पर कंपैशन की बात करके वो नॉन वायलेंस की भी बात कर रहे हैं। और चौथा है नॉन वायलेंस, यानी कि किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना। तो ये 4 प्रिंसिपल थे जिनके एम्फोसिस पर दम्मा जो थी पॉलिसी अशोका की चलती थी। ही अपॉइंटेड दम्मा महामट्टास फॉर स्प्रेडिंग द दम्मा एंड इट्स मॉरल्स। दरअसल दम्मा महामट्टास जो थे वो मॉन्क्स की तरह थे, ऑफिशियल्स की तरह थे, जो दूर दूर चाइना और ग्रीक जैसे कंट्रीज में भेजे गए थे। सीलोन तक भी जो है, यानी कि आज का जो श्रीलंका है, वहाँ तक भी अशोका ने अपने इन मॉन्क्स को, अपने इन ऑफिशियल्स को भेजा हुआ था अपने दम्मा की पॉलिसी को फॉरवर्ड करने के लिए। मौर्यन सोसाइटी, तो आइए मौर्यन की सोसाइटी किस तरीके से थी हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ना सिस्टम विद ब्राह्मण डोमिनेशन कंटिन्यूड। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन बिंदुसार जो थे वो ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मणिज्म को ही वो सपोर्ट करते थे। हालांकि अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन कहीं पर भी वर्ना सिस्टम और ब्राह्मण डोमिनेशन कम नहीं हो रहा था, यानी कि सोसाइटी में ज़्यादातर किसी तरीके के चेंजेस नहीं आ रहे थे। किंग या फिर उस लेवल पर जो है इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रहा था, कॉमन मैन में वो नहीं हो रहा था। ब्राह्मण डोमिनेशन और वर्ना सिस्टम इसी तरीके से कंटिन्यू किया गया था। बिसाइड वर्ना, न्यू सेक्ट्स दैट इज आउटकास्ट, हीना जाति जिसे कहते हैं, इवन दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो पहले ही 4 हायरार्की डिवाइड की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो थे एक्स्ट्रा सेक्ट्स पैदा होने शुरू हो गए जिन्हें आउटकास्ट भी कहा जाता था, यानी कि जो इंटर मैरिज करते थे उन्हें आउटकास्ट की तरह देखा जाता था, समाज से बाहर किया जाता था। तो इस तरीके से एडिशनल सेक्ट्स भी आने लग गए सोसाइटी में। चंडेलास वर्कड इन क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड निषाडास वर हंटर्स। तो इन दोनों सेक्ट्स को भी जो है वो अनटचेबल्स की तरह देखा जाता था।
Buddhism flourished. A new class of traders, that is Ghapatis, who acted as financiers to traders, came upon scene. तो Ghapatis बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी कई बार पूछा गया है। तो बुद्धिज्म जो था फ्लरिश हो रहा था, जैनिज्म भी फ्लरिश हो रहा था, तो ट्रेडर्स को जो था वो बोलबाला ज़्यादातर था। एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी कि फाइनेंसियर्स जिस तरीके से हम आज के ज़माने में देखते हैं, तो उस वक्त गहापतीस जो थे वो ट्रेडर्स की मदद किया करते थे फाइनेंशियली। पॉलीगमी वॉज कॉमन यानी कि एक से ज़्यादा बीवियाँ वो कॉमन था। एंड स्टेटस ऑफ वुमेन फर्दर डिट्रॉयटेड यानी कि वुमेन का स्टेटस वो और जो है वो डिग्रेड हो रहा था। प्रोस्टिट्यूशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज टैक्स यानी कि प्रोस्टिट्यूशन जो था वो लीगल था और उस पर टैक्स भी लगाया जाता था। मौर्यन इकोनॉमी, तो आइए मौर्यन की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इट वॉज प्रीडोमिनेटली अग्रेरियन एंड फर्टाइल गैंजेस लैंड्स वर एक्सप्लॉयटेड। हमने देखा कि 800 BC से जो है कंसिस्टेंटली आयरन के डिस्कवर होने के बाद कई डिस्कवरीज हो रहे थे, एक सेटल्ड लाइफ पसंद कर रहा था। अब मौर्यन के आने के बाद तो इंपीरियल ज़िंदगी ज़्यादा थी, तो प्रीडोमिनेटली अग्रेरियन इकोनॉमी थी मौर्य की। और आसपास जो गंगा का लैंड था, गंगा के रिवर के आसपास का जो फर्टाइल लैंड था, उसे अच्छे खासे तौर पर एक्सप्लॉयट किया गया यानी कि फसल अच्छी तरीके से उगाई जाती थी। एग्रीकल्चर वॉज प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि लोगों के लिए भी प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर था और स्टेट के लिए भी रेवेन्यू एग्रीकल्चर से ही सबसे ज़्यादा आता था। Land was measured, surveyed and 1/4 to 1/6 of total produce was fixed as a state share यानी कि टैक्स का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। स्टेट को रेवेन्यू चाहिए तो लैंड को जो है वो मेजर किया जाता था, सर्वे किया जाता था और जितना भी प्रोड्यूस करते थे उसमें से 1/4 या फिर 1/6 पार्ट जो था वो स्टेट का शेयर था यानी कि स्टेट को एज अ टैक्स वो जाता था। लैंड टैक्स वॉज कॉल्ड भागा एंड हिरण्या वॉज कैश टैक्स ऑन स्पेशल क्रॉप्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम भी चल रहा था मौर्यन इकोनॉमी में। लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ज़्यादातर चैत्यास या विहारास जिनके बारे में हम बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स ही थे, तो लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते थे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज को। ऑफिशियल्स वर पेड इन कैश, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको आगे मेडिवल इंडिया की जब भी हम बात करेंगे या फिर आगे के किंगडम्स की भी जब हम बात करेंगे तो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ऑफिशियल्स को या फिर लैंड के रेवेन्यू को वसूल करके उसी में से एक हिस्सा दिया जाता था ऑफिशियल्स को। कैश में जो है वो पे नहीं किया जाता था, लेकिन मौर्यंस की बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि वो ऑफिशियल्स को कैश में पे करते थे। एज रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई स्टेट यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट के हाथ में डायरेक्टली था। मौर्यन पॉलिटी, आइए मौर्य की पॉलिटी, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था उसके बारे में बात करते हैं। इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हमने देखा कि किस तरीके से किंग से जो है वो पावर फ्लो होता है पूरे किंगडम में, तो जाहिर सी बात थी कि एक हाईली ऑर्गेनाइज था। मंत्री परिषद आपको देखने को मिलता है, आपको ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, तो इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली सेंट्रलाइज्ड। जाहिर सी बात है कि किंग से पावर आपको फ्लो हो रहा है तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड हाईली ब्यूरोक्रेटाइज्ड यानी कि ब्यूरोक्रेसी मौर्यंस की बहुत ही अच्छी थी। जो ऑफिशियल्स जिस तरीके से वो अपॉइंट करते थे, मंत्री परिषद को जिस तरीके से मेरिट सिस्टम पर वो रिक्रूट करते थे, तो ब्यूरोक्रेटाइज्ड सिस्टम था पॉलिटी का मौर्य का। पैटर्नल डेस्पोटिज्म दैट इज सिंगल एंटिटी रूल इन लीनिएज ऑफ पेरेंट्स एग्जिस्टेड यानी कि एक राजा, भले ही प्रोविंसेस डिवाइड क्यों ना किए जाए, वहाँ पर गवर्नर्स होते थे लेकिन रूल जो है वो एक ही बादशाह का होता था। किंग वॉज सेंट्रल एंड पावर फ्लोज थ्रू हिम। जाहिर सी बात है कि राजा सबसे पावरफुल था। हम कौटिल्य या फिर चाणक्य का अर्थशास्त्र जब पढ़ते हैं तो किंग के पोजीशन को बहुत ही प्रोमिनेंस दिया जाता है। मंत्रिपरिषद वॉज क्रूशियल एंड मेरिट प्लेड क्रूशियल रोल। मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट जो राजा का हुआ करता था वो एडवाइस देता था राजा को, और ज़्यादातर मंत्रिपरिषद में मंत्री जो रिक्रूट किए जाते थे वो मेरिट बेसिस पर होते थे। सीताध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के मिनिस्टर या फिर मिनिस्ट्री कह सकते हैं। अक्षपताला यानी कि अकाउंटेंट जनरल यानी कि सेपरेट अकाउंट्स का भी एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। पन्याध्यक्ष कॉमर्स मिनिस्टर ऑल्सो एग्जिस्टेड। गणिकाध्यक्ष भी एग्जिस्ट किया करता था जिसे प्रोस्टिट्यूशन की मिनिस्ट्री भी कही जाती थी। तो इस तरीके से हाईली ब्यूरोक्रेटाइज्ड सिस्टम था मौर्यन का। सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेपरेटेड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो ये है कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया है। मेडिवल एज में जब हम बात करेंगे मेडिवल किंगडम्स की, डायनेस्टीज़ की, वहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलता ज़्यादातर।
Provinces were divided and municipal administration existed where head of the city was Nagaraka and ward officers were Sthanikas. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईली सेंट्रलाइज्ड और एक ब्यूरोक्रेटाइज्ड सिस्टम था कि एक म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था जहां पर नगरा के हेड जो कि एक छोटे से शहर या फिर सिटी के जो वो हेड हुआ करते थे जिन्हें नगरा का कहा जाता था, और वार्ड यानी कि नगर में जो वार्ड अलग अलग होते हैं वहां पर भी ऑफिशियल्स होते थे जिन्हें स्थानिकास कहा जाता था। तो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था मौर्यन का। डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। तो आइए मौर्यस का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ उसके बारे में जानते हैं। पोस्ट अशोका किंगडम लास्टेड फॉर 52 ईयर्स। बिल्कुल 52 ईयर्स तक ही अशोका के बाद मौर्यन किंगडम जो है आपको इतिहास में देखने को मिलेगा। अशोका पार्टीशनड हिज किंगडम इनटू 2। ईस्ट साइड वॉज रूल्ड बाय हिज ग्रैंडसन दशरथ एंड वेस्ट बाय सन कुनाला। तो अशोका जब वो बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने अपने किंगडम को 2 हिस्सों में किया हुआ था। ईस्ट साइड वो उनके पोते ग्रैंडसन जो थे दशरथ वो रूल कर रहे थे, और वेस्ट साइड जो थे उनके बेटे कुनाला जो थे वो रूल कर रहे थे। लास्ट रूलर बृहद्रथा वॉज किल्ड बाय मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा। तो आखिरी जो रूलर थे बृहद्रथा यानी कि दशरथ और कुनाला के लाइन ऑफ सक्सेशन में जो है वो एक बहुत ही वीक सक्सेसर्स आते हैं, तो उसमें आखिरी रूलर जो थे बृहद्रथा उन्हें उन्हीं के मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था और शुंगा डायनेस्टी का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था। तो वीक सक्सेसर्स यानी कि अशोका के बाद जो जितना भी चैन आ रहा था किंग्स का वो बहुत ही वीक था। बुद्धिज्म डोमिनेशन वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय ब्राह्मण्स। जाहिर सी बात थी कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके से सोसाइटी में ज़्यादातर चेंजेस नहीं थे, ब्राह्मणिज्म चल तो रहा था लेकिन रॉयल पैट्रोनेज बुद्धिज्म और जैनिज्म को मिल रहा था जो कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को पसंद नहीं आ रहा था। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। Extreme centralization, extreme bureaucratization and extreme administration were also reasons for the failure of Mauryas। यानी कि हद से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा था कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो आज के ज़माने का एग्जांपल अगर हम ले तो ग्राम पंचायत की बात करते हैं जहाँ पर डिसीजन लेने के एक डिसीजन लेने का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी ग्राम पंचायत पर डालते हैं। लेकिन उस वक्त के ज़माने के मौर्य में सेंट्रलाइजेशन इतना था कि डिसीजन किंग से ही आता था। तो दिस फेल्ड और दिस पेव्ड वे फॉर द फेलियर ऑफ मौर्यस। ब्यूरोक्रेटाइजेशन, हद से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन था। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकें तो पहले स्लाइड में हमने देखा कि तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुआ करता था जिसे क्वेल करने के लिए अशोका को भेजा गया था। तो बिंदुसार के ज़माने में वो रिवोल्ट जो आया था वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से ही आया हुआ था। एक्सट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से हुआ करता था, तो दिस ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मौर्यन एम्पायर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।